इसके पास प्राप्त मोबाइल और लैपटॉप से हमें कुछ संदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई है। यदि उसने आतंकवादियों का दोबारा सहारा लिया तो उसका अवश्य ही नाश होगा। याद रहे कि ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ, उसका विकराल रूप अभी बाकी है। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि आप जवाब दीजिए इस फोरवार्निंग से, ये जो आपने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया, इससे देश को क्या नुकसान हुआ, यह हमारा लिए जानना बहुत जरूरी है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त आप न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। 8 बज चुके हैं। देश नहीं झुकने देंगे में आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूं। और आज सारी खबरों को आपके सामने रखूं उससे पहले एक बड़ी खबर बता देना चाहती हूं। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा एनआईए हिरासत में है। टेरर कनेक्शन में पूछताछ उससे लगातार होगी। मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईबी ये पूछताछ करने वाली है, हमें ये जानकारी मिल रही है। अब तक ये पता चला था कि 5 दिन की रिमांड पर, लेकिन अब ये जानकारी मिल गई है मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईबी की तरफ से कुछ अधिकारियों को पूछताछ के लिए अभी कुछ ही देर में और डिटेल्स इस पर आएगी। लेकिन ये बताया जा रहा है कि टेरर कलेक्शन मामले में ज्योति से पूछताछ होगी और ये पूछताछ मिलिट्री इंटेलिजेंस के अधिकारी और आईबी के अधिकारी करने वाले हैं। ये आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर। इन्होंने मैं किया है कि इन्होंने खोलो, लोगों को बुलाओ, ऐसे सहूलियात पैदा करो ताकि लोग आए आराम से रहें। पाकिस्तान ने किसी भी देश के लिए अगर हमारे भारत के खिलाफ अगर कोई काम कर रहा है तो उसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। दानिश जी तार सबनू मीटिंग करने लिए बिजी है। देखो कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, समझ नहीं पा रही हूँ कि हो क्या रहा है। इतनी गाड़ी दूर दूर तक। की हाल है थोड़े जी दानिश जी? नॉर्मल वीडियो बन रही है। आप आए पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है आपको पूरी इज्जत देगी और आपकी वो जो है मेहमान नवाज है। बस मैंने कुछ तो नहीं लगा कि ये अपने आप ही बात करने लग रहे हैं, मेरे को फंसाने के चक्कर में है। मेरे कोर्ट के पैसे लगाएंगे, लग जाएंगे, चक्कर कटाने के करवा लेंगे, साल 2 साल और कुछ जगह में धक्के खा जाएंगे। जो इस प्रकार के हमारे सामने कोई विषय आते हैं उनके खिलाफ हमारी पुलिस कार्रवाई कर रही है, क्योंकि इस प्रकार के जो लोग हैं, अगर और भी कोई लोग इस प्रकार के होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई। इसके पास प्राप्त मोबाइल और लैपटॉप से हमें कुछ संदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई है। जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ गए हैं, किससे मिले हैं, वो सब एनालाइज कर रहे हैं। भारत के पहले सीडीएस और दिवंगत पूर्व सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा था आज से 8 साल पहले कि भारतीय सेना 2.5 मोर्चे पर जंग लड़ने के लिए तैयार है। 2.5। आप आज ये बात अच्छी तरह से समझ पाएंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पता चल रहा है कि भारत किस लैंड माइन पर बैठा हुआ है। 2 दुश्मन तो आप देश के जरिए से आपके नजदीक जो है उनको पहचान लेंगे, लेकिन 0.5 जो हिंदुस्तान में है, जिस 2.5 मोर्चे की बात कर रहे थे जनरल बिपिन रावत, आज समझ आ रहा है कि पाकिस्तान या चीन से युद्ध की स्थिति में खतरा सिर्फ चीन या पाकिस्तान से नहीं, बल्कि देश के अंदर मौजूद वो आरोपी भी हैं जिनको पाकिस्तान परस्त होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। शायद यही वो 2.5 मोर्चे की जंग है जिसके खतरे से दिवंगत जनरल रावत ने देश को अलर्ट किया था, और बहुत पहले। आज इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी उन गद्दारों को पहचानना है जो रहते देश में है, खाते देश का है, लेकिन काम दुश्मनों के लिए करते हैं। और ऐसे गद्दारों का पता लगाने के लिए भारत में एक ऑपरेशन उसी वक्त शुरू हो गया था जब पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जारी था।
6 और 7 मई की रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी अड्डे ध्वस्त किए थे। जैश सरगना मसूद अजहर की फैमिली के समेत 150 से ज्यादा आतंकी खत्म किए गए और 8 मई से भारत ने देश के अंदर छिपे गद्दारों, स्लीपर सेल्स, ओवरग्राउंड वर्कर्स, पाकिस्तानी एजेंट्स, इन सब के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है और इस ऑपरेशन में 7 शहरों से 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं जिन्हें पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ा गया है। यानी 11 दिन में 3 राज्यों के 7 शहरों में से अब तक 10 आरोपी जासूसी के पकड़े जा चुके हैं। इसमें सबसे चौंकाना वाला नाम आप भी जानते हैं, ज्योति मल्होत्रा का है, क्योंकि इसे भारत में भले ही लोग अब जान रहे हैं लेकिन पाकिस्तान में बड़ी फेमस थी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज इंटरव्यू दे चुकी है। ज्योति के अलावा हरियाणा के नूह से अरमान और तारीफ, हरियाणा के कैथल से देवेंद्र सिंह ढिल्लों, पंजाब का रहने वाला गजाला यासीन मोहम्मद, सुखप्रीत सिंह, करणबीर सिंह, यूपी के मुरादाबाद का रहने वाला शहजाद और कैराना का रहने वाला नौमान, ये सब जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं, हिरासत में लिए गए। कहा तो यह भी जा रहा है कि ये लिस्ट अब और लंबी होगी और इनमें कई नाम और जुड़ेंगे जो भारत में रहते हुए, भारत के संसाधनों का उपयोग करते हुए भारत के खिलाफ काम करते हैं, भारत का सौदा करते हैं। हमें सूत्र बता रहे हैं कि स्लीपर सेल का बहुत बड़ा नेटवर्क चीन और पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है, लेकिन इनकी जानकारी तब मिली जब पहलगाम में 27 लोगों का नरसंहार हुआ और भारत की एजेंसियां देश में छिपे गद्दारी के इस लैंडमाइन को ढूंढने के लिए एक्टिव हो गई, क्योंकि पहलगाम नरसंहार के बाद से ही यह कहा जा रहा था कि इतना बड़ा आतंकी हमला बिना लोकल सपोर्ट, बिना गद्दारों की मदद और बिना देशद्रोहियों के सपोर्ट के पॉसिबल नहीं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद 100 से ज्यादा आतंक के ओवरग्राउंड वर्कर्स पकड़े गए हैं और पता चला है कि पहलगाम नरसंहार के लिए करीब 20 दिन पहले से ही रेकी शुरू हो गई थी। आतंक के इन ओवरग्राउंड वर्कर्स, या अगर आसान भाषा में कहूं तो पाकिस्तान के जासूसों ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत को अंदर से दर्द पहुंचाने की कोशिश की, आघात पहुंचाने की कोशिश की। एजेंसियों को शक है कि पाकिस्तान ने पकड़े गए आरोपियों का इस्तेमाल भारत की सुरक्षा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल करने के लिए किया और पाकिस्तानी उच्चायोग दिल्ली में भारत विरोधी जासूसों की भर्ती सेंटर के तौर पर काम भी कर रहा था। 10 में से 6 आरोपी दिल्ली में मौजूद पाकिस्तान एम्बेसी के कांटेक्ट में आए। उसके बाद अलग अलग बहानों से वो पाकिस्तान भेजे जाते रहे। जैसे ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान में ट्रैवल ब्लॉगर बन के वहां भेजी गई। खुद ज्योति के पिता का कहना है कि ज्योति ने उसे कभी नहीं बताया कि वो पाकिस्तान, चीन या बाकी किसी देश जा रही है। आरोप यह है कि यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा भी पाकिस्तानी उच्चायोग के एक ऑफिसर दानिश अली के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी PIO यानी पाकिस्तान इंटेलिजेंस अप्रेवेसी उसके संपर्क में आई थी। सूत्रों के मुताबिक 2023 में ज्योति पाकिस्तान का वीजा लेने के लिए पाकिस्तानी एम्बेसी गई। यहीं उसकी मोहम्मद दानिश से मुलाकात हुई और इसके बाद उसे 10 दिन का वीजा मिला। पाकिस्तान जाकर ज्योति पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारी मोहम्मद शाकिर से मिली, जिसका नंबर उसने अपने फोन में जट रंधावा नाम से सेव भी किया। आरोप के मुताबिक पाकिस्तान से भारत लौटने के बाद ज्योति की जिंदगी बदल गई। पाकिस्तान से लौटने के बाद ज्योति चीन गई, वहां लग्जूरियस गाड़ियों में घूमी, ज्वेलरी शॉपिंग की, अलग अलग देशों की यात्रा की। ज्योति के अचानक खर्चे बढ़ गए। पाकिस्तान से संबंधों को लेकर वो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के फिर राडार पर आ गई। पाकिस्तान से ज्योति की करीब होने की जो ये स्थिति थी, भारत के एक मामूली यूट्यूबर को पाकिस्तान ने पाकिस्तान के नेशनल डे पर दिल्ली के हाई कमीशन में बुलाया
क्यों? जब ज्योति पाकिस्तान गई तो नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज शरीफ का इंटरव्यू करती है, क्यों? सवाल तो यह भी कि ज्योति को पाकिस्तान में यह वीवीआईपी ट्रीटमेंट इतना आसानी से उपलब्ध कैसे हो गया? सूत्र बता रहे हैं कि ज्योति को सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की सकारात्मक छवि दिखाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसीलिए ज्योति के वीडियोस और पोस्ट भारत में लोग भले ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब न कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान में वो जबरदस्त वायरल थी। उसके हर वीडियो पर डिस्कशन होता था और बात सिर्फ इतनी भर होती तो समझ में आता। लेकिन ज्योति पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान को भारत से जुड़ी कई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, कई गोपनीय जानकारियां भेजी। और सबसे चौंकाने वाली जानकारी तो यह है कि 22 अप्रैल को पहलगाम नरसंहार के बाद दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में जो व्यक्ति सबसे पहले आपको दिखा था केक ले जाते हुए, और वो तस्वीर हम आपसे कुछ ही देर में आपको दिखाएंगे, ये रहा वो शख्स। ये जो व्यक्ति केक ले जाते हुए दिखा था, उसी व्यक्ति के साथ ज्योति पाकिस्तान में एक पार्टी में दिखाई दी। और यह बात इसलिए बहुत गंभीर है क्योंकि केक ले जाने वाले व्यक्ति से पूछा गया कि पाकिस्तानी उच्चायोग में किस बात का जश्न मनाया जा रहा है, जबकि वहां ना तो किसी का जन्मदिन था, ना किसी और बात को लेकर किसी तरह की कोई जानकारी थी। तो पार्टी किस बात को लेकर हो रही? उसने उस वक्त कुछ नहीं कहा। ज्योति ने किसी YouTube वीडियो, किसी पोस्ट में क्यों नहीं बताया कि पहलगाम नरसंहार के वक्त केक ले जाने वाला व्यक्ति उसका जानकार था? यह जानने में देश की मदद वो क्यों नहीं कर पाई कि 27 लोगों की हत्या के वक्त पाकिस्तान एम्बेसी में किस बात का जश्न मनाया जा रहा था? और सवाल सिर्फ ज्योति पर नहीं, उन तमाम लोगों पर है जो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत में रहकर भी पाकिस्तान की तरफ खड़े थे। कोई सोशल मीडिया पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था, कोई ऑपरेशन सिंदूर को गलत बता रहा था, और ऐसे लोग ही पाकिस्तान को वैचारिक खाद और पानी दे रहे थे। और पाकिस्तान इन्हें आसानी से अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। और इसीलिए आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि आप भी पाकिस्तान का खिलौना ना बने। भारत में एक्टिव पाकिस्तानी जासूसों पर स्ट्राइक। ग्यारह दिन 3 राज्य 8 जासूस गिरफ्तार। छह आरोपियों का संपर्क पाकिस्तान एम्बेसी से हुआ। सभी आरोपियों की उम्र 20 से 35 साल के बीच। घर के भेदी लंका ढाए तो क्या पहलगाम आतंकी हमले की साजिश इन्हीं आस्तीन के सांपों के सीक्रेट इनपुट के आधार पर रची गई? शक और सवाल इसलिए क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही जांच एजेंसियों ने भारत में एक्टिव पाकिस्तानी जासूसों का पता लगाने का काम 8 मई से शुरू कर दिया था। पिछले 11 दिनों में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें सबसे ज्यादा हरियाणा के 5, पंजाब से 2 और यूपी से 1 आरोपी की गिरफ्तारी हुई। हरियाणा के हिसार से ज्योति मल्होत्रा, हरियाणा के पानीपत से नोमान इलाही, हरियाणा के कैथल से देवेंद्र सिंह, हरियाणा के नूह से अरमान, यूपी के मुरादाबाद से शहजाद और पंजाब के मलेरकोटला से गजाला और यमीन मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया। भीषण सर्दी में पहलगाम की यात्रा। पाकिस्तान में सीक्रेट मीटिंग। कांजीकुंड जैसे संवेदनशील इलाके का दौरा। पाकिस्तान इन्फ्लुएंसर से गहरी दोस्ती। अटारी वाघा बॉर्डर की चर्चा।
यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जिंदगी के पन्ने जैसे जैसे पलट रहे हैं, सवालों की कतार लंबी होती जा रही है। क्योंकि ये मामला सिर्फ दुश्मन मुल्क के लिए जासूसी करने का नहीं है, बल्कि ये अपने देश से गद्दारी करने का भी मामला है। यही वजह है कि पुलिस का शिकंजा कसने के बाद अब जांच एजेंसियां उसकी हर एक यात्रा की क्रोनोलॉजी को समझना चाहती है। क्योंकि ज्योति ऐसे वक्त में जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ी है जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और उस हमले का जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया। इसलिए जांच एजेंसियां सारी कड़ियों को जोड़ने में लगी। मसलन क्या ज्योति की 3 बार पाकिस्तान यात्रा इत्तेफाक है? क्या जनवरी के महीने में पहलगाम जाना भी इत्तेफाक है, जब वहां भीषण सर्दी में कोई नहीं जाता? क्या मार्च में ज्योति मल्होत्रा की पाकिस्तान यात्रा भी इत्तेफाक है? क्या पहलगाम हमले से पहले उसकी पाकिस्तान यात्रा इत्तेफाक है? क्या पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर का उसके बचाव में आना इत्तेफाक है? क्यों ज्योति ने अपने फोन में आईएसआई एजेंट शाकिर उर्फ राणा शहबाज का नाम जट रंधावा नाम से सेव किया? आखिर क्यों ज्योति एक वीडियो में पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र तो करती है, लेकिन उस नरसंहार के लिए पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल नहीं उठाती? इसी कड़ी में जो इस पे एविडेंस हमें और इकट्ठा करना है, केस स्पेसिफिक है, वो इकट्ठा करके इनको समय पर इनका चालान जमा किया जाएगा कोर्ट में और इनको प्रयास किया जाएगा कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सजा मिले। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि आखिर कैसे एक मामूली परिवार से आने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल लोगों से मुलाकात करती रही है, जिनमें मरियम नवाज जैसी शख्सियत भी शामिल है। हिसार का ज्योति मल्होत्रा का ये घर है और आपको इस घर के अंदर की तस्वीर दिखाते हैं। ये ज्योति मल्होत्रा का कमरा है। यहाँ पर ही ज्योति मल्होत्रा अपने लैपटॉप से ब्लॉगिंग करती थी, अपने यूट्यूब के जो वीडियो वो शूट करके लाती थी उनको एडिट करके यहीं से अपलोड करती थी। हिसार पुलिस ने इस कमरे की भी तलाशी ली। आप देख सकते हैं यहाँ पर ज्योति की तस्वीरें लगी हुई हैं, यहाँ पर कुछ और पेंटिंग्स लगी हुई हैं और ज्योति ने जो ट्रैवल के दौरान फोटोग्राफ्स क्लिक करवाए थे उनको भी यहाँ पर फ्रेम करा के लगाया हुआ है। उसका स्केच भी यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, क्योंकि 8 से 9 देशों की यात्रा ज्योति कर चुकी है और उसकी तमाम जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पे फोटोग्राफ्स है वो यहाँ पे रखी हुई है। कुछ अवार्ड्स उसको मिले थे, मिस इंडिया, ये देखिए एक अवार्ड यहाँ पे रखा हुआ है मिस इंडिया DNCR करके, इसमें फर्स्ट रनर अप रही है 2017 में। ये भी एक ज्योति को शायद अवार्ड मिला था, उसकी यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, उसकी तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। उनके पिता लगातार ये कह रहे हैं कि उन्हें ज्योति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी। जब लॉकडाउन के पहले ज्योति दिल्ली में रहती थी एक रूम लेके, ऐसा इनके पिता को पता है। छोटी मोटी नौकरी करती थी, उसने BA तक पढ़ाई की है और जब वो दिल्ली में नौकरी करी थी तो 15-20 हजार रुपये उससे महीना मिलता था। उसके बाद उसने ये ब्लॉगिंग करना शुरू करा और उसके बाद उसके फॉलोअर्स जो हैं वो लगातार बढ़ते चले गए। लेकिन जो हिसार पुलिस है उसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावे किए हैं बड़े कि बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो पाकिस्तान हाई कमीशन के रडार पे थे और उन्हें ट्रैप किया गया, जिसमें एक ज्योति मल्होत्रा भी थी जो एक एसेट के तौर पे इस्तेमाल हो रही थी। इस विवाद को और गहरा बनाता है ज्योति का सोशल मीडिया प्रोफाइल, जो लगातार पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसरों से जुड़ा हुआ था। खुफिया एजेंसियों को मिले डेटा से पता चला है कि ज्योति के हर पाकिस्तानी पोस्ट को इन्फ्लुएंसरों के जरिए वायरल किया जाता था। ज्योति के पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े पोस्ट ने एजेंसियों के शक को और बढ़ा दिया है। शक तब और गहरा गया जब ज्योति ने जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाले काजीकुंड इलाके की तस्वीर शेयर की और उस पर पाकिस्तान से भी लोगों ने कमेंट किए, जबकि काजीकुंड बेहद संवेदनशील इलाका है। यानी ज्योति मल्होत्रा की जिंदगी से जुड़ा हर एक पन्ना देश की सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है, क्योंकि रहस्यों की परतों से घिरे जितने इत्तेफाक ज्योति मल्होत्रा के लाइफस्टाइल से जुड़े हैं वो यही बता रहे हैं कि एक आम ब्लॉगर दिखने वाली ये लड़की किसी खास मिशन का मोहरा है, जिसकी बिसात बिछाने वाले पाकिस्तान में बैठे हैं। और अभी तो बहुत सी परतें खुलेंगी। न्यूज़ 18 इंडिया की इस पर नजर बनी रहेगी।
लेकिन पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने वाले गद्दारों के बाद अब बात पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने वाली राजनीति की भी करनी है। इसलिए राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि आप जवाब दीजिए। इस फोरवार्निंग से, ये जो आपने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया, इससे देश को क्या नुकसान हुआ, यह हमारा लिए जानना बहुत जरूरी है। अब आप मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगो, ये आपके कद को नहीं बढ़ाएगा। जो बातें राहुल जी पूछ रहे हैं, यही बातें पाकिस्तान भी बोल रहा है। तो अब राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को तय करना पड़ेगा कि जो भारत सरकार कह रही है उस पर उनको ज्यादा विश्वास है, जो पाकिस्तान सरकार के बयानबाजी आ रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी देश के पक्ष में है कि पाकिस्तान के पक्ष में है। क्या आपकी इस चेतावनी से सेना का नुकसान हुआ? क्या आपने सेना को जोखिम में डाला? क्या आपने वायुसेना के जो यंत्र हैं, जो विमान हैं, उनका नुकसान हुआ? इसका जवाब दें। तो राहुल गांधी के सवाल इस वक्त भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की मीडिया में भी सुर्खियां बने हुए हैं। ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी भारत के साथ साथ पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स पर भी जबरदस्त वायरल हैं? ये मैं बताऊं आपको, उससे पहले ऑपरेशन सिंदूर पर आज जनरल कार्तिक सी शेषाद्री का एक बयान आपको सुनवाना चाहती हूं, जिन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का विकराल रूप सामने आना अभी बाकी है। पाकिस्तान हमेशा कायराना कार्रवाई करेगा। दुश्मन के दुष्ट इरादों को नष्ट करने के लिए हम सजग, सतर्क और समर्थ हैं। हमारी सेना पूरी तैयारी से बखूबी तेज गति से आधुनिकीकरण कर रही है। पाकिस्तान खुद कभी भी दुस्साहस नहीं करेगा और यदि उसने आतंकवादियों का दोबारा सहारा लिया तो उसका अवश्य ही नाश होगा। याद रहे कि ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ। उसका विकराल रूप अभी बाकी है। आज ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ टेम्पररी होल्ड पर है, खत्म नहीं हुआ और यह ऑपरेशन सिंदूर का विकराल रूप आना बाकी है। यानी मोदी सरकार के साथ भारतीय सेना ने भी बेहद कड़े शब्दों में साफ कर दिया है कि भारत अभी भी युद्ध काल में है और युद्ध काल को लेकर ही ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने वाली टीम से जुड़े एयर मार्शल ए के भारती कह चुके हैं कि कितना नुकसान हुआ, कितने जेट्स गिरे। ऐसे सवाल विरोधियों को फायदा पहुंचाते हैं। इसके बावजूद भारत में राजनीति, युद्ध जो है वो इस बात को लेकर छिड़ा हुआ है कि भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के लॉन्च होने की जानकारी पाकिस्तान को क्यों दी। कांग्रेस को यह सवाल उठाने का मौका क्यों मिला कि भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पाकिस्तान को पहले क्यों दी। कांग्रेस ने क्यों इसे देश के खिलाफ अपराध बताया और क्यों कहा कि एयर स्ट्राइक से पहले पाकिस्तान को अलर्ट करके बीजेपी ने पाप किया। ऐसा इसलिए क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 17 मई को एक बयान दिया। बयान में कहा कि हमने पाकिस्तान को शुरुआत में ही चेतावनी दे दी थी, जो स्पष्ट रूप से ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने के बाद का प्रारंभिक चरण है। इसी बयान को आधार बनाकर राहुल गांधी ने 18 मई को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इस पोस्ट में राहुल गांधी ने क्या लिखा कि हमारे हमले की शुरुआत में पाकिस्तान को सूचित करना एक अपराध था। विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि भारत सरकार ने ऐसा किया। इसके बाद राहुल ने सवाल उठाया कि इसके परिणाम स्वरूप हमारी वायुसेना ने कितने विमान खो दिए, क्वेश्चन मार्क। भारत के विदेश मंत्री से राहुल गांधी का पूछा सवाल पाकिस्तान में वायरल हो रहा है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स में कहा जा रहा है कि अब भारत का विपक्ष भी यह सवाल उठा रहा है कि पाकिस्तान ने भारत के कितने विमान गिराए। इस बात को आप ऐसे भी समझिए कि कुछ दिन पहले खुद पाकिस्तानी रक्षा मंत्री अपने देश में क्या कह रहे थे कि उन्हें सोशल मीडिया से पता चला है कि पाकिस्तान ने भारत के फाइटर जेट्स मार गिराए। ख्वाजा आसिफ के इस बयान पर पाकिस्तान की पूरी दुनिया में फजीहत हुई, लेकिन राहुल गांधी के पोस्ट के बाद पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स को यह कहने का मौका मिल गया कि देखो, खुद भारत का विपक्ष सवाल उठा रहा है कि पाकिस्तान ने भारत के कितने फाइटर जेट्स मार गिराए हैं।
इसीलिए पहले आपको विदेश मंत्री एस जयशंकर का वो बयान, उनके बयान पर कांग्रेस का राजनीतिक सवाल दिखाना जरूरी है और फिर आपको बताएंगे कि कांग्रेस के इन सवालों में सच कितना है और सियासत कितनी है। At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. क्यों बताया आपने? और इसको आप क्या कूटनीति कहेंगे? ये डिप्लोमेट रहे हुए हैं। आज जो देश के विदेश मंत्री हैं, ये एक राजदूत रहे हुए हैं, आईएफएस ऑफिसर रहे हुए हैं। क्या इसको कूटनीति कहते हैं? माफ कीजिएगा, हमारी देहाती भाषा में इसको मुखबिरी कहते हैं, इसको कूटनीति नहीं कहते। ये मुखबिरी है, ये अपराध है, ये गद्दारी है। अब कांग्रेस जो सवाल उठा रही है उसका सच समझना हो तो आपको रक्षा मंत्रालय की एक प्रेस रिलीज को पढ़ना चाहिए। ये प्रेस रिलीज बिल्कुल मेरे बगल में चल रही है। पाकिस्तान में 6 और 7 मई की रात को आतंकी ठिकानों को तबाह करने के बाद जारी की गई ये प्रेस रिलीज है। रक्षा मंत्रालय की इस प्रेस रिलीज का समय आपको देखना चाहिए। 7 मई की सुबह 1:44। इस प्रेस रिलीज में लिखा है कि भारत की यह कार्रवाई केंद्रित, नपी तुली और बिना किसी उकसावे वाली रही। इस दौरान किसी भी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। भारत ने अपने लक्ष्यों के चयन, उन्हें निशाना बनाने में काफी संयम दिखाया है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह प्रेस रिलीज ऑपरेशन सिंदूर के फर्स्ट डे, फर्स्ट शो के ठीक 14 मिनट बाद की है। सेना ने 1:05 पर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया। 1:30 पर सारे 9 ठिकाने तबाह कर दिए गए और उसके 14 मिनट बाद यह स्टेटमेंट है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अपने बयान में इसी बात को तो कहा था। इसी को लेकर आज विदेश मंत्रालय ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाते हुए कहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हमने पाकिस्तान को शुरुआत में ही चेतावनी दे दी थी, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने के बाद का शुरुआती चरण है। इसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है कि यह शुरुआत से पहले की बात है। तथ्यों को पूरी तरह से गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और इसीलिए सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जब पूरा भारत एकजुट था, या पूरे भारत को एकजुट रहने की जरूरत है, पाकिस्तान और उसकी प्रोपेगेंडा मशीनरी को एक आवाज में जवाब देने की जरूरत है, तो ऐसे सवाल उठाना क्या पाकिस्तान को फायदा पहुंचाना नहीं है? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश को सिर्फ और सिर्फ भारतीय सेना पर भरोसा करना चाहिए और भारतीय सेना पहले दिन से कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। जो टारगेट थे वो सटीकता से हिट किए गए। तो क्या पाकिस्तान को सूट करने वाले ऐसे सवाल पूछे जाने चाहिए कि भारत के कितने विमान गिरे? कांग्रेस को समझना चाहिए कि ऐसे ही सवालों की बदौलत बीजेपी को आरोप लगाने का मौका मिलता है कि कांग्रेस मोदी विरोध करते करते देश विरोध करने लगती है। जयशंकर इस तरह का बयान दें जो पाकिस्तान में और पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारी हंसी उड़ रही है। इसलिए राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि आप जवाब दीजिए इस फोरवार्निंग से। ये जो आपने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया, इससे देश को क्या नुकसान हुआ, यह हमारा लिए जानना बहुत जरूरी है। देश के कितने हवाई जहाज गिरे। दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिम्मेदार पार्टियों के नेता ऐसे समय जब सारा देश एक साथ खड़ा है पाकिस्तान के खिलाफ, आतंक के खिलाफ, देश के दुश्मनों के खिलाफ, तब किंतु परंतु मेरा यही आग्रह है कि कम से कम जब देश का सवाल आए तो हम पार्टी की बात ना करें। देश प्रथम, राष्ट्र प्रथम, बाद में हम, पार्टी बाद में। अब आप मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगो, ये आपके कद को नहीं बढ़ाएगा। इससे पहले भी कांग्रेस और विपक्ष के कई नेता ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाकर फंस चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी कह चुकी है
कि पाकिस्तान ने भारत के सामने हाथ जोड़े, इसके सबूत कहां हैं? कांग्रेस सांसद इमरान मसूद कह चुके हैं कि ये तो पता चले कि कहां कितने आतंकी मारे गए हैं। कांग्रेस के ही नेता पृथ्वीराज चव्हाण कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से बीजेपी ने भावनात्मक लाभ लेने की कोशिश की है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी, अभी आप देख रहे थे बयान उनका, पूछा था ना कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या सभी आतंकवादी मारे गए हैं? कांग्रेस नेता उदित राज, वो तो इतना आगे बढ़ गए कि ऑपरेशन सिंदूर नाम रखना ही गलत है क्योंकि ये धर्म विशेष को बताता है, सेक्युलर नहीं। दरअसल पाकिस्तान की मजबूरी है कि वो ऐसे बयानों को दिखाकर अपनी आवाम को तसल्ली दे सके कि उसने भी तो भारत के खिलाफ कुछ हाथ पैर चलाए हैं, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि वो कुछ कर नहीं पाया। और इसीलिए झल्लाहट ऐसी कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने तो इंटरनेशनली अपनी बेइज्जती भी करवा ली। जब उनसे सबूत मांगा गया तो उन्होंने अपना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान दे दिया। सबूत तो सोशल मीडिया पर है, बहुत सारे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान अपनी नाकामी से अधिक अपनी बेवकूफ़ी पर दुखी है। दरअसल भारतीय सेना ने पाकिस्तान को भटकाने के लिए ऑपरेशन के दौरान कई डमी ड्रोन्स भेजे थे, जिनको सुखोई और मिग-29 जैसे आकार दिए गए थे। इन डमी ड्रोन के अंदर घुसते ही चीनी HQ-9 मिसाइल सिस्टम एक्टिव हो गया। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने डमी ड्रोन के पीछे अपने लड़ाकू विमान भेज दिए। भारत में डमी ड्रोन की वजह से पाकिस्तान के राडार और कमांड सेंटर की लोकेशन लीक हो गई और तभी भारत ने इजराइल के हारोब ड्रोन से उनको नष्ट कर दिया। इस ऑपरेशन से पाकिस्तान का हवाई सिस्टम चरमरा गया। भारत ने एक के बाद एक ब्रह्मोस मिसाइलों से पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर अटैक कर दिया। इसमें पूरी तरह से तबाह नूर खान एयरबेस भी शामिल था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान उन्हीं डमी ड्रोन्स के टुकड़े बटोर रहा है और उसे कभी मिग-29 तो कभी सुखोई तो कभी रफाल बता रहा है। और अब खालिस्तान प्रेमियों के मुंह पर तमाचा मारने वाली एक खबर आप तक पहुंचानी है। गोल्डन टेम्पल पर जो जानकारी आ रही है, 18 ड्रोन हमले के लिए भेजे गए और एक मिसाइल भेजा गया। पाकिस्तान हमेशा ही पंजाब का दुश्मन रहा है। साडे इस खिते का उन्हें सानू अतवाद बहुत बड़े अतवाद लिया इस खिते के। दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है। ये चेहरा बेनकाब हुआ है, आतंकी चेहरा है, ये किसी धर्म को नहीं मानता। और हमारी फौजों को मालूम है कि कैसे इन लोगों से, जो आतंकवादियों से और ये नापाक लोग हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जो नापाक लोग हैं, उनसे कैसा निपटना है। और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। तो भाई खालिस्तान प्रेमियों के मुंह पर तमाचा मारने वाली यह खबर है। खालिस्तान के समर्थक जो पाकिस्तान की मदद से भारत को तोड़ना चाहते हैं, जो खालिस्तानी आतंकवाद में पाकिस्तान को कहीं ना कहीं समर्थन दे रहे थे, आज ये खबर सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर में न सिर्फ पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए, बल्कि पाकिस्तान के दम पर पलने वाले खालिस्तानी आतंकवादी भी अब बेनकाब हो गए हैं। पूरी दुनिया में खालिस्तान खालिस्तान चिल्लाने वाले सभी आतंकी अंडरग्राउंड है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि जिस पाकिस्तान ने भारत में सिखों के सबसे पवित्र धर्म स्थल श्री हरमिंदर साहिब पर मिसाइल अटैक करने की कोशिश की, उसके बाद भी वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं क्या? और हां तो कैसे? आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी शिविरों पर हमला किया, तो इससे बौखलाए पाकिस्तान ने 8 मई की सुबह भारत के कई नागरिक ठिकानों के साथ साथ अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को भी निशाना बनाया था। हालांकि भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के इन सभी हमलों को नाकाम कर दिया। 15 इन्फेंट्री डिवीजन के GOC जनरल ऑफिसर इन कमांड मेजर जनरल कार्तिक C शेषाद्री ने यह बताया है कि भारतीय सेना के पास पुख्ता और खुफिया जानकारी थी कि पाकिस्तान के पास कोई
वैलिड टारगेट नहीं है और वो भारतीय सैन्य ठिकानों के साथ सिविल इलाकों और गोल्डन टेम्पल जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। और इसीलिए गोल्डन टेम्पल के चारों तरफ पहले ही एयर डिफेंस की कड़ी सुरक्षा कर दी गई। 8 मई की सुबह पाकिस्तान ने जब स्वर्ण मंदिर पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए तो इस हमले को भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। सोचिए, भारत ने अगर यह तैयारी न की होती तो क्या होता। भारत की तरफ से दागे गए ड्रोन्स और मिसाइलों से कैसे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को सुरक्षित रखा गया, आज भारतीय सेना ने इसको लेकर एक डेमो भी दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में संदेश दे दिया कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ। उसका विकराल रूप अभी बाकी है। तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। पाकिस्तान खुद कभी भी दुस्साहस नहीं करेगा और यदि उसने आतंकवादियों का दोबारा सहारा लिया तो उसका अवश्य ही नाश होगा। याद रहे कि ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ। उसका विकराल रूप अभी बाकी है। वहीं भारतीय सेना के इस खुलासे पर सिख समाज में पाकिस्तान के प्रति बहुत गुस्सा है। बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि जिस तरह गोल्डन टेम्पल पर हमले की साजिश रची गई वो चौंकाने और विचलित करने वाला है। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी पाकिस्तान को घेरा है और कहा कि यह पड़ोसी मुल्क की पुरानी फितरत रही है। अमृतसर से कांग्रेस सांसद गुरजीत औजला ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमेशा से पंजाब का दुश्मन रहा है। गोल्डन टेम्पल पर जो जानकारी आ रही है, 18 ड्रोन हमले के लिए भेजे गए और एक मिसाइल भेजा गया। भारत की सेना ने उसको होने नहीं दिया, उनको वही रास्ते में डिसमेंटल कर दिया। आभार है भारत की सेना का। ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਜਾਇਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅੱਤਵਾਦ ਲਿਆਂਦਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है। ये चेहरा बेनकाब हुआ है, आतंकी चेहरा है, ये किसी धर्म को नहीं मानता। उधर पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर की चोट से उबर नहीं पा रहा, लेकिन पाकिस्तान में एक बार फिर ऑपरेशन अज्ञात का खौफ छाया है। पाकिस्तान में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी रजुल्ला निजामानी उर्फ अबू सैफुल्ला की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। अबू सैफुल्ला आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर और हाफिज सईद का करीबी है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मतली शहर में उसे अचानक कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। गोली लगने के बाद सैफुल्ला घंटों तक सड़क पर पड़ा हुआ तड़पता रहा और उसके बाद उसकी मौत हो गई। और बताया यह जा रहा है कि अबू सैफुल्ला जो है वो नेपाल से आतंक का नेटवर्क चलाया करता था। नेपाल में वो विनोद कुमार के नाम से काम किया करता था। हाल ही में वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में शिफ्ट हुआ था। सैफुल्ला भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराने, उन्हें आर्थिक मदद पहुंचाने का काम किया करता था। वो भारत में 3 बड़े हमलों का मास्टरमाइंड था। साल 2005 में बेंगलुरु IISc यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, उस पर लश्कर के आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें IIT दिल्ली के एक प्रोफेसर की मौत हो गई थी, 4 लोग घायल हो गए थे। फिर आइए साल 2006 नागपुर के RSS हेडक्वार्टर पर हमले की साजिश अबू सैफुल्ला ने ही रची थी, जिसका मकसद देश में सांप्रदायिक तनाव को भड़काना था। फिर आइए साल 2008 में यूपी के रामपुर में CRPF के कैंप पर हमला हुआ था, उसका मास्टरमाइंड भी यही था, अबू सैफुल्ला। इस हमले में 7 जवान शहीद हो गए थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ऐसे खूंखार आतंकवादी को पाकिस्तान सरकार की तरफ से सुरक्षा मिली हुई थी और ये वहां रहकर खुलेआम भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां चलाता रहा। आतंकवाद पर पाकिस्तान के दोहरे चरित्र का पता इस बात से भी चलता है कि जब आतंकी सैफुल्ला को आखिरी विदाई दी जा रही थी, यानी उसकी लाश जब जनाजे में थी या उसका जनाजा था, तो उसके ऊपर उसकी लाश पर लिपटा हुआ था पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज। उसके नमाजे जनाजा में
लश्कर के कई आतंकी मौजूद थे। और क्या इससे समझ में नहीं आता कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है? पाकिस्तान क्यों अपना राष्ट्रीय ध्वज किसी आतंकी की लाश पर बिछाएगा? क्या वो आतंकियों को सम्मानित कर रहा है, जैसा उसने मसूद अजहर के तमाम रिश्तेदारों और हाफिज सईद के मारे गए करीबियों के साथ किया? संभल में जामा मस्जिद सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष को आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी के उस रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें सर्वे पर रोक की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने कहा है कि अब तक इस मामले में जो भी कार्रवाई हुई वो सही है, हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल केस सुनने योग्य है। हाईकोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर के सर्वे पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। मतलब संभल में जामा मस्जिद है या हरिहर मंदिर, इसको लेकर संभल की लोअर कोर्ट में मुकदमा चलता रहेगा और संभल के कोर्ट कमिश्नर का सर्वे जारी रहेगा। अब आप देखिए पूरा मामला है क्या। दरअसल हिंदू पक्ष की याचिका पर संभल कोर्ट ने 19 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था। इसके बाद उसी शाम एक टीम सर्वे के लिए जामा मस्जिद पहुंच भी गई, लेकिन रात होने की वजह से सर्वे पूरा नहीं हो पाया। इसके 5 दिन बाद 24 नवंबर को सर्वे टीम दोबारा जामा मस्जिद पहुंची, लेकिन उस वक्त वहां हिंसा भड़क गई। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल भी हुए। उधर मस्जिद कमेटी ने 19 नवंबर 2024 के संभल कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दे दी और सर्वे पर रोक लगाने की मांग की। इसी मामले में 6 महीने तक सुनवाई चली।